हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसके फीचर्स देखे हैं, प्रीएम्बल देखा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखा है और हमने सिटीजनशिप देखा है। अब आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। अब आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और इनको हम फंडामेंटल राइट्स ही क्यों बोलते हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो राइट्स हमें दिए हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब जहाँ भी मैं FRS का यूज़ करूँ उसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं, उसमें भी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अब ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये हमने कहाँ से बोरो किए? ये फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना हमने USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पिरेशन लेकर हमने फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। USA में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट्स कितने टाइप के होते हैं। एक जैसे हम इनको फंडामेंटल राइट्स ही क्यों बोलते हैं, तो इस हिसाब जैसे राइट्स हैं वो 3 प्रकार के राइट्स होते हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स तो हमारे 12 से लेकर 35 तक हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट नहीं होता। All fundamental rights are also constitutional rights, but all constitutional and legal rights are not fundamental rights. ठीक है, other than article 12 to 35 are constitutional right. आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी आर्टिकल्स हैं वो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी तो और राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सारे राइट्स या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। ठीक है, certain rights outside the constitution made by parliament by law also called legal rights. कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखे गए, लेकिन वो हमारे पार्लियामेंट ने बाय एन एक्ट बनाया है, तो उन राइट्स को भी हम लीगल राइट्स बोलेंगे। अब पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 क्या है? वो है फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स के थोड़े से फीचर्स हम देखेंगे। भाई फंडामेंटल राइट किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स प्रमोट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो हमारी कंट्री में, इसको फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं कि सबको इक्वलिटी का राइट हो। ओके, एम एट स्टैब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन, मतलब वो कानून का गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, नियमों की गवर्नमेंट, ना कि आदमियों की गवर्नमेंट। ठीक है, अब इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं? हम फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मोस्ट असेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर मोस्ट असेंशियल। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल जो राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उनका नेचर कैसा है, या उनके फीचर, नेचर या फीचर एक ही बात है, तो उनके क्या फीचर्स हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फीचर्स हैं अभी हम देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब वो एकदम से एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, इन द सेंस वो एकदम से एब्सोल्यूट तरीके से हमें नहीं मिलते हैं, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट तरीके से हमें फंडामेंटल राइट्स या किसी को भी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिए जाए तो उसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, बोल सकता है कि दिस इज़ माय फंडामेंटल राइट, तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिसिएबल, हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, मतलब अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि हमें हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कि पहले हाई कोर्ट में जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, लेकिन अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सेकंड, डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन जब भी होता है तो वो हमें बचाता है और उसको गारंटी देता है हमें सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नोट, अब फोर्थ क्या है? नॉट सैक्रोसेंट
और परमानेंट। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है, इनमें बदलाव किया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में बदलाव हुए भी हैं, लेकिन वो बदलाव तब ही कर सकते हैं जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो उसका मूल ढांचा है, उसको चेंज किए बिना अगर कोई बदलाव होता है तो वो हम इनमें कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब एमरजेंसी लगती है कंट्री में तो उस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एमरजेंसी लगने पर हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड तो हो सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 नहीं सस्पेंड होंगे चाहे एमरजेंसी लगो, ठीक है। एमरजेंसी लगने पर हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंडर जो भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो भी सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में। कब? जब एमरजेंसी है वो, या जो एमरजेंसी है वो किसी एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के कारण डिक्लेयर की गई हो, ना कि इंटरनल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 19 के अंडर, वो कब सस्पेंड हो सकता है? वो सस्पेंड तब हो सकता है जब एमरजेंसी डिक्लेयर करने का रीज़न या तो वॉर हो, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो। आर्म्ड रिबेलियन होने के कारण जो एमरजेंसी लगाई जाती है उसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर है रिस्ट्रिक्टेड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इन पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। नेक्स्ट हमारा नेचर है फ्यू आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड सम टू फॉरेनर ऑल्सो। मतलब हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को नहीं मिलते। इनमें से जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, इस लेक्चर में फिर बता देती हूँ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ठीक है। ये 5 आर्टिकल्स के अंडर जो राइट्स आते हैं वो ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, ओके। अब हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट नाउ अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स है। क्यों? क्योंकि एक फंडामेंटल जो राइट है वो डिलीट हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो डिलीट हो चुका है और अब उसकी पोजीशन क्या है। तो हम पहले सातों देखते हैं, जो ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे वो देखते हैं हम वन बाय वन। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल, अब हमारे यहाँ से रियल फंडामेंटल राइट शुरू हो रहे हैं जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। सेकंड फंडामेंटल राइट हमारा है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया हुआ है। फोर्थ हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम, ये हमें आर्टिकल 25 से 28 में मिली है, ठीक है। फिफ्थ फंडामेंटल राइट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हमें 29 और 30 आर्टिकल में मिली। सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 31 में दिया हुआ है। लेकिन ये जो सिक्स्थ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसको हमारे फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट से डिलीट हुआ है, लेकिन इसको आर्टिकल 300A के अंडर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया जो पार्ट 12 के अंदर है, ठीक है। अब इसको कब डिलीट किया था? इसको डिलीट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इसको डिलीट किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिलीट कर दिया तो ओनली 6 फंडामेंटल राइट है। तो अभी इसको डिलीट कर दिया, हम तो 7 के 7 पढ़ रहे हैं, तो 7th फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये हमें पावर देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी हमें रेमेडीज़ मिल सकती, वो आर्टिकल 32 के अंदर बताया गया। अब हमने देखा कि एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। ये राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, लेकिन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे।
तो अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। अब आर्टिकल 12 क्या कहता है, हम अब पढ़ेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट को डिफाइन करता है कि जो हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं कि स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट वो नहीं कर सकता, सिटीजन के साथ स्टेट को ये डिनाई है, स्टेट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, तो उस स्टेट में आते कौन कौन है। स्टेट का मतलब हम क्या माने, ओनली गवर्नमेंट को स्टेट माने या फिर उसमें कोई और चीज़ें भी इंक्लूड है। तो आर्टिकल 12 है जो स्टेट को डिफाइन करता है। अब उस स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है वो हम देखते हैं। स्टेट में इंक्लूड है गवर्नमेंट, इंक्लूड है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मीन्स दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट के, वो इंक्लूड है। सेकंड क्या इंक्लूड है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये भी स्टेट में ही आते हैं। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट, तो क्या क्या इंक्लूड है हमारे स्टेट में, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के। ठीक है। थर्ड, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ वो भी एक स्टेट में आएगी। ठीक। थर्ड, ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज स्टैच्यूरी नॉन स्टैच्यूरी अथॉरिटीज़ लाइक IC, ONGC, सॉरी IC नहीं है, LIC है, LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, ये भी हमारे स्टेट में इंक्लूड है। ओके। अब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट बॉडी और एनी एजेंसी वर्किंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल इन स्टेट अंडर आर्टिकल 12। मतलब कोई भी प्राइवेट बॉडी है या एजेंसी है जो स्टेट के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम, मतलब वो स्टेट का ही काम कर रही है, लेकिन वो काम कर रही है लेकिन वो स्टेट के कहने पे काम कर रही है, वो एक स्टेट का एक टूल है या स्टेट के एडवाइस पे या एड पे वो काम कर रही है, वो बॉडी भी स्टेट के अंदर ही फॉल होगी। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 12 के अंडर वो स्टेट में ही मानी जाएगी। ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है, तो आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट। अब उस स्टेट में क्या क्या चीज़ आती है, हमारी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन प्लस स्टेट्स। ठीक है। लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, ऑल अथॉरिटीज़ स्टैच्यूरी नॉन स्टैच्यूरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार जो भी एजेंसी या जो भी प्राइवेट बॉडी है वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्या बोलता है, ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है कि कोई भी नियम, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हो या वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हो, जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कोई राइट हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के बने हुए हैं, जो अभी तक चल रहे हैं, काम में लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते हैं। हम देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में 4 क्लॉजेस हैं। हमने आर्टिकल नंबर 13 में क्या पढ़ा, ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो भी लॉज हैं, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हों चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हों, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं उन लॉज को वॉइड माना जाएगा। ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1915। इससे पहले के जो भी नियम हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहलाएंगे, इसके बाद जो भी हमने नियम बनाए वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कहलाएंगे। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 13 क्लोज ए क्या बोलता है, ऑल लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद दिस पार्ट थर्ड शैल बी वॉइड। मतलब कोई भी नियम, ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट थर्ड इन द सेंस हमारे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 13। मतलब कोई भी ऐसा नियम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है उसको वॉइड करार दिया जाएगा, मतलब वो खारिज हो जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसा जैसे एक ये भाई पूरा कानून है, कानून, ठीक है, इसका कोई एक पार्ट है, जैसे पार्ट बी है, वो उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है, तो हम क्या करते हैं, उस जो वो पार्ट बी है, क्लॉज बी है, उस क्लॉज बी को डिलीट कर देंगे या कट कर देंगे, बाकी पूरा लॉ चलता रहेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स।
अब आर्टिकल नंबर 13 क्लोज 2 ये क्या होता है? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ इन कंसिस्टेंट विद दिस पार्ट थर्ड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में किसी ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है जो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो उस पूरे के पूरे नियम को ही कट कर दिया जाएगा, एकदम से कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर दोबारा उन्हें इस प्रकार का कोई लॉ बनाना होगा तो उन्हें पूरा लॉ बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई ऐसा लॉ था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता था तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में हमारे स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बनाने की कोशिश की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो तो वहाँ हम बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या लॉ को डिफाइन करता है? कौन से हमने बार बार में पढ़ा कि द ऑल लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद दिस पार्ट, ऑल लॉज, तो वो लॉ में क्या क्या आएगा? ठीक है, अब इस लॉ की वाइड कॉनोटेशन है, इस लॉ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि परमानेंट लॉज, ठीक है, कोई भी परमानेंट लॉ है वो इस लॉ के अंडर फॉल करेगा। मतलब कोई भी परमानेंट लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है वो इस लॉ की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, टेम्पररी लॉज, कोई भी टेम्पररी लॉज हैं लाइक ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है, वो भी हमारे इस लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएगा। ठीक है, एनी रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन बाय एग्जीक्यूटिव, अगर एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन निकाले गए वो भी इस लॉ के अंदर आएंगे। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन लाइक कस्टम्स एक्सेट्रा, मतलब नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, ऐसे कुछ लॉज जो सिर्फ लेजिस्लेटिव या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हुए हैं लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, मतलब कोई उन पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, लेकिन सालों से परंपरा चली आती आ रही, करते जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई चीज़ें जैसे कस्टम्स वगैरह हैं वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करती हैं तो उनको भी हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कस्टम्स के जैसे एग्जांपल है सबरीमाला केस, आप सभी को पता है कि उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब स्टार्ट हो जाता है और जब तक ख़त्म नहीं होता उससे पहले लेडीज़ का उस मंदिर में जाना मना है, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 13 क्लोज 4। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांट बी चैलेंज्ड। अब ये जो क्लोज है वो हमारा क्लोज 4 जो है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के अंडर ऐड किया गया। ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। अब आर्टिकल 13 क्लोज 4 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांट बी चैलेंज्ड। ये आर्टिकल 13 क्लोज 4 को ऐड करने का मतलब था कि गवर्नमेंट, ये इसको ऐड करके ये बोला गया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ओके, आर्टिकल 13 क्लोज 4 हमें बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारा मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कोई चेंजमेंट करती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो केशवानंदा भारती केस 1973 में बोलता है कि आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो चेंजमेंट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। और इसी बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर कोई आपने चेंजमेंट करा है तो वो जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी में आएगा, मतलब जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है कि आपने ये डिसीजन जो है वो सही लिया है कि नहीं। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 जो है वो एक्सप्लिसिटली बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लिसिटली बताता है। ठीक है, कौन से अंडर आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट और फॉर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 एकदम क्लियर कट डेफिनेशन देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू जो है वो आर्टिकल 13 के अंडर आता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में
फंडामेंटल राइट्स में कोई भी बदलाव करेंगे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो बदलाव उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्लियरली पावर देता है आर्टिकल 32 और 26 के अंदर, लेकिन वो एक हिडन पावर भी देता है आर्टिकल 300A के अंदर, ठीक है। अब अमेंडेबिलिटी पे सवाल उठता है, वही बात है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वही हमने अभी देखा है। मतलब फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिना कुछ छुए या बिना कुछ उसको परेशान। अब ये जो केशवानंदा भारती केस है 1973 में हुआ, ये जजमेंट दिया, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, इसको तो उसके बाद में डिलीट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू करके बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये सही है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने वैलिड डिक्लेयर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। आज हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 पढ़ा। नेक्स्ट हम फंडामेंटल राइट्स में मतलब अब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो शुरू होंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शुरू होंगे। वही हमारे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, बाकी जो भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें।